हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को किसी लिक्विड में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कभी भी जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी वेपर नहीं बनती हैं। सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आपने ग्लूकोज लिया, यूरिया लिया, शुगर लिया, ठीक है, सुक्रोज लिया, इसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसको किस में डाल रहे हैं, किसी सॉल्वेंट में। बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कौन है, नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये कैसा है, सॉलिड। ठीक है, यानी हम किसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, शुगर हमने ले ही लिया है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यानी हमें इसको इस बार पढ़ना है। इससे पहले हम लिक्विड इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, जिसको रॉल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। उससे पहले हम गैस इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, जिसको हेनरीज लॉ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तीन ही सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि क्या होता है जब शुगर को वाटर में मिक्स किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रेशर का कुछ फ़र्क इनकी सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। तो वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स इस लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी लिक्विड में डिपेंड करती है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, आपको पता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छे से वो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगी। वहीं अगर हमने सॉल्यूट ले लिया नॉन पोलर, सॉल्वेंट ले लिया पोलर, तभी तो मैंने लिखा है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। दोनों का नेचर अगर पोलर है तो सॉल्युबिलिटी हायर साइड पर होगी। अगर एक का नेचर पोलर है, दूसरे का नॉन पोलर है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, आपने लिया ICL। ठीक है, ये कैसा है, पोलर सॉल्यूट है। अगर आप इसमें वाटर डाल रहे हैं तो ये हाईली सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि वाटर भी कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी कैसा है, पोलर। वहीं आपने आयोडीन ले लिया, वहीं आपने, लेट मी चेक कि यहाँ तक बोर्ड नज़र आ रहा है, यस, हाँ, I2 अगर आपने लिया, वो कैसा है, नॉन पोलर। इसमें अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो I2 इसके अंदर अच्छे से नहीं डिज़ोल्व होगा, लीस्ट सॉल्युबल।
तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बात समझ आ रही है? पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर अगर मैं I2 के अंदर बेंजीन डाल दूं, बेंजीन कैसा है? ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, बेंजीन भी नॉन पोलर। अब की बार हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इतनी बात आपको समझ आई? इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जितने भी ऑर्गेनिक, आप इसे एक्सेप्शन बोलो, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करती हूँ, मैं स्टार लगा के एक बात लिख रही हूँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, ठीक है, या सुक्रोज है, ये कैसे सॉल्यूट है? अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक, कैसे सॉल्यूट हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट हैं, तो इन्हें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए लाइक बेंजीन, लेकिन ये वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूट होने के बावजूद भी ये कैसा है? ये आयनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अभी भी तो मैंने बात की थी कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, तो ये इसमें कैसे डिज़ोल्व हो रहा है? तो इसका एक मेन रीज़न है, आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल हमारा एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में ग्लूकोज को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, CHOH का होल 4, CH2OH हो गए 6, C6H12O6। इनमें पाया जाने वाला अल्कोहल वाटर के साथ क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट होने के बावजूद इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो स्टार लगा के मतलब ये आप एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। जनरली लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको अगर ऐसे देखने मिले तो आप उसको रीज़न क्या देंगे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो पाए हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं एक पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर हो चुका है, दैट इज़ nature of solute and solvent. Second factor which affects the solubility of solid in liquid, that is temperature. The next heading is temperature. ठीक है, टेम्परेचर का बहुत अच्छा रोल है किसी भी सॉल्यूट या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, अगर मुझे शुगर को पानी में डिज़ोल्व करना है और अगर पानी गर्म है तो शुगर की सॉल्युबिलिटी उस वाटर के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। आपको पता है ठंडे पानी में शुगर कम डिज़ोल्व होगा, गर्म पानी में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होगा। उसका रीज़न क्या है कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल मतलब सॉलिड सॉल्यूट है, इसको हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, हम इसका क्या कर रहे हैं? सॉल्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्वेशन, डिसोल्यूशन। सॉल्वेशन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, यानी ये क्या बन जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्वेशन प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक, यानी हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें रिक्वायर्ड है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। और आपको पता है अगर प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक
प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। और इस केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। लास्ट में जब मैंने हेनरी लॉ पढ़ाया था, आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि गैस को अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाया, वो प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक, तो गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में कम हो गई थी। इस केस में ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, और फॉरवर्ड चलेगी मतलब उस लिक्विड जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना नोट करो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ प्रेशर। ये सेकंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होगा जब कैसा सॉल्यूट हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर मैं किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहूँ और प्रेशर रेज करूँ, प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट उसकी सॉल्युबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, नो इफ़ेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का कोई रोल नहीं है, प्रेशर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर, इससे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे सारे फैक्टर्स जो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लेके क्या चलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, यानी आप याद रखना हम ग्लूकोज प्लस वाटर उसकी बात कर रहे हैं सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। मैं इसको रब कर रही हूँ। चलिए अब समझते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, वन बाय वन हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो लिखो those properties which depends upon number of moles of solute, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन solute particles and doesn't depends upon नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली वो किस पर डिपेंड करिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले चारों प्रॉपर्टी के नाम लिख लो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए
इतना नोट कीजिए, फिर हम 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 101% आने ही वाला है, ठीक है। इतना नोट करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रब कर रही हूँ। ओके, चलिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे। ओके, चलिए। जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को लिक्विड में डालेंगे तो उससे रिलेटेड मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ, दैट इज़ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट हेडिंग है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इतने बड़े नाम को बार बार लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब समझ जाना RLVP का मतलब क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बात किसकी कर रही हूँ, शुगर लिया या ग्लूकोज लिया, उसको किस में डाला, पानी में डाला, ठीक है। जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को लिक्विड में डालेंगे, ठीक है, एक लिक्विड था, ध्यान से समझना, लिक्विड एग, ठीक है। मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं, जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं। ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या है, वाटर, ठीक है। पहले जब ये नॉन वॉलेटाइल इसमें सॉल्यूट नहीं था किसी पानी में, तो उसकी वेपर मतलब जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी इक्विलिब्रियम पर जो ये वेपर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया तो वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर की वेपर बन रही थी। अब हमने इसके अंदर उठा के क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और आपको पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है, उसकी वेपर बनेंगी नहीं। अच्छा भला वाटर की वेपर बन रही थी, उल्टा ये इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। इन मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिक्विड मॉलिक्यूल की भी वाटर की काइनेटिक मॉलिक्यूल की वेपर बनने की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, इसने बीच बीच में जगह ले ली, ठीक है। उल्टा ये इंटरप्ट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को क्रिएट होने के लिए रोक रहे हैं। तो इसकी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके आने की वजह से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखिए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप क्या लिखेंगे, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added in volatile solvent, the vapor pressure of liquid decreases. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम एक चीज़ बताने वाली हूँ आपको। मैं जब भी बात करूँगी सॉल्यूट की प्लस सॉल्वेंट की, एक बात ध्यान रख लो अभी से, सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल है। जब भी मैं सॉल्यूट की बात करूँगी मैं इसको मानूंगी कि ये कौन है, बी, और सॉल्वेंट कौन है, ए। सॉल्वेंट किसको लेके चलेंगे, ए को, सॉल्यूट किसको लेके चलेंगे, बी को, याद रखना, ठीक है। ए और बी दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, बी हमेशा सॉल्यूट होगा, ए हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
जब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, कौन है, बी, तो इसकी वेपर तो बनेंगे नहीं, यानी इस कंटेनर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है बी, वो तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि बी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं। सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिर्फ किसकी वेपर होंगी, ए की वेपर होंगी, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि यही वॉलेटाइल है, ठीक है। और आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी नॉट ए जीटा ए, यानी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ कौन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ही पार्शियल प्रेशर होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। यानी जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है पी एस, वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी बी क्या है, ज़ीरो, यानी टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वही ए का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि बी तो कोई वेपर क्रिएट कर ही नहीं रहा, वो तो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ ए की ही वेपर्स होंगी और उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। आपको पता है जीटा ए क्या होता है, 1 माइनस जीटा बी, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मैं जीटा ए की जगह पर यहाँ क्या लिख दूँ, पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल बात। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, पी नॉट ए जीटा बी। बात समझ आ रही है, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं पी ए, हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, पी ए को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए जीटा बी को मैं इधर ले गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को इधर ले आई, बन गया, क्लियर है। और आपको पता है ये जो सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी ए के बराबर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, पी नॉट एस जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट एस माइनस पी एस, क्योंकि ये हो गया प्योर सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, पी एस क्या हो गया, सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर क्या करा गया, डाला गया, तो मेरे पास क्या टर्म आई, पी नॉट एस जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट एस माइनस पी एस। ये क्या है, प्योर का प्रेशर, ये क्या है, प्योर का प्रेशर, और ये क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर। तो आप देख रहे हो वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई, इसमें से इसको माइनस किया गया, तो ये जो टर्म है ये वाली, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट्स नॉट रिलेटिव लॉरिंग, इट इज़ अ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, लेकिन ये तो सॉल्यूट पार्टिकल के साथ साथ पी नॉट एस पर भी डिपेंड कर रही है, तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, मेरे पास आया पी नॉट एस जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट एस माइनस पी एस। इस वाली टर्म को मैंने क्या बोला, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया था एक बार जेई में, एक टर्म ये दे रखी थी, अब मैं देखो इसी को चेंज कर रही हूँ, मैं पी नॉट एस को यहाँ लेकर जा रही हूँ इसके नीचे, तो क्या बन गया, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट एस। इसको मैं बोलूँगी क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आपको पता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जीटा बी पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये दो टर्म दे रखी थी जेई में और पूछा था इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो टर्म है
मतलब मैंने रिलेटिव, आप समझ रहे हो रिलेटिव का मतलब क्या है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर वाले से रिलेट किया गया है। ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ऊपर वाला, इसको P0S से रिलेट किया गया है, ठीक है, रिलेटिव, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, जीटा बी पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हेयर P0S प्योर का प्रेशर, PS सॉल्यूशन का प्रेशर जब उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया है, जीटा बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना है, जीटा बी इज इक्वल टू P0S माइनस PS डिवाइडेड बाय P0S, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है। दोबारा से सुन लेते हैं, जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है, कम कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर मैंने क्या बोला कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हैं A और B, A को हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट, B को मानेंगे सॉल्यूट। चूँकि B जो है वो नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वेपर बिल्कुल नहीं बनेंगी, पूरे सॉल्यूशन के अंदर किसकी वेपर होंगी, सिर्फ A की वेपर होंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। और A आपको पता है क्या होता है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P0A जीटा A। जीटा A की जगह पर मैंने 1 माइनस जीटा B लिया क्योंकि मुझे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंडेंस दिखानी थी। A की टर्म को मैंने ख़त्म किया, ठीक है, फिर इसको अंदर ओपन किया और इस वाली टर्म को लेफ्ट में लेके गई, इस वाली टर्म को राइट में लेके गई, ये ली। चूँकि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वही PA है तो मैंने PA की जगह पर PS, P0A की जगह पर P0S लिख दिया और मेरे पास ये वाली टर्म आ गई, P0S जीटा B इज इक्वल टू P0S माइनस PS दैट इज लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्योर वाले का प्रेशर ज़्यादा, सॉल्यूशन का प्रेशर कम, उसमें से उसको माइनस किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज़ नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कौन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। में इस वाली टर्म को नीचे लेके गई तो ये जो पार्ट है इसको ये कहलाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।